राजस्थान सरकार करने जा रही है मंत्रिमंडल में विस्तार। सीधे दिल्ली से फरमान आया भैया कि भजनलाल जी जाओ और मंत्री संतरी बनाओ। तो अब कुछ मंत्री हटने वाले हैं तो कुछ के किस्मत के सितारे जगने वाले हैं और वो मंत्री बनने वाले हैं। आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार नीरज शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। हाँ, ऐसा अभी खबरों में तो लगातार चल ही रहा है जी हाँ, कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये एक बार पहले भी चला था, अब लगभग आप देख लिए ये चर्चाओं में चला था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद चीजें ठंडे बस्ते में चली गई, फिर विधानसभा सत्र चलता रहा, उसकी वजह से चीजें रुक गई। लेकिन हाँ, फिर से सुगबुगाहट है कि मंत्रिमंडल का राजस्थान में विस्तार किया जाएगा और ऐसा हो सकता है। और नंबर्स के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो हाँ, बेशक आवश्यकता भी है, क्योंकि जो नियम है कि जितना जो सरकार है उसके पास में जो टोटल नंबर ऑफ विधायक है उसका 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उस नंबर के हिसाब से अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो अभी राजस्थान के अंदर 24 मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर, और इनको बढ़ाकर लगभग 30 की संख्या की जा सकती है। 30, 29, 30 मंत्री निश्चित तौर पर अब की बार जब भी विस्तार किया जाएगा उसमें बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल 24 है मुख्यमंत्री को मिला के, तो 6 तो कुर्सियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी खाली हैं जिन पर मंत्री बनाए जा सकते हैं, और फेरबदल की भी तमाम बातचीत हो रही है, हो सकता है। और सर एक विपक्ष भी बहुत अच्छा खासा विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है जी, और जितने भी मंत्री हैं वो खुद ये बोलते हुए नजर आते हैं, आपने तो देखा होगा कि उनका विभाग में वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अपने काम में विफलता उनको हासिल हो रही है और यही रीजन बताया जा रहा है कि विभागों में परिवर्तन किया जाएगा, मंत्री बदले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, अगर ऐसा है तो ये एक तो पहले मैं कह देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। अगर राजनीति भी बिल्कुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस लिंक्ड हो जाएगी तो निश्चित तौर पे इसका फायदा सीधे तौर पे जनता को ही होगा। क्योंकि अगर राजनीति के अंदर आप आपने लग जाए कि क्या परफॉर्मेंस है फला विभाग के मंत्री की और उसके हिसाब से चेंजेस फेरबदल हो, तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। और ऐसा पहले होता भी रहा है, जहां भाजपा की सरकार रही है ये देखने को भी मिला है। तो ये चीज अगर राजस्थान में भी इसी तरह से फॉलो होती है, ना कि पिछले पूर्ववर्ती सरकार की तरह आपने देखा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये हुआ। हालांकि चेंजेस भी किए गए, पहले डोटासरा शिक्षा मंत्री रहे, उनको हटाकर फिर प्रदेश चेंजेस भी किए गए जो रिक्वायर्ड भी होते हैं। तो अगर इस हिसाब से परफॉर्मेंस लिंक्ड ये चीजें रहेंगी राजनीति की तो निश्चित तौर पर इसका जनता को भी फायदा होगा। और अगर पिछली परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है कि राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर भी बड़ा फेरबदल आप लोगों को देखने के लिए मिले। और वहां जो बड़े बड़े मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं जिनके पास बड़े पोर्टफोलियो है, उनका भी ऐसा हो सकता है कि उनकी छुट्टी हो जाए। और कई ऐसे लोग भी हैं जो विधायक भर हैं और अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और उनकी परफॉर्मेंस और वो चीजें नोटिस की जा रही है जो भी हाईकमान है उसके द्वारा, तो उनको उठाकर बड़े पद पर भी बिठाया जा सकता है, जैसे संसदीय सचिव वगैरह तमाम तरह के पदों पर बिठाया जा सकता है। अच्छा सर, बड़े बड़े मंत्रियों की बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों को विभागों से हटाया जाएगा। सर, इनमें सबसे बड़े मंत्री तो शिक्षा मंत्री माने जाते हैं और उन्हीं का नाम सबसे आगे आ रहा है भैया। कहा जा रहा है कि मदन दिलावर जी को छुट्टी दी जा सकती है, लंबी छुट्टी, और उनकी जगह किसी और को लाया जा सकता है। क्या बोलेंगे सर? देखिए, ऐसा होने को तो भाजपा की जिस तरह की राजनीति आप और हम सभी ने जिस तरह से देखी है, जितनी देखी है, वो पूर्णतः अप्रत्याशित है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या ब्लफ हाईकमान द्वारा खेल दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ जनता चौंक जाएगी, साथ के साथ वो लोग भी चौंक जाएंगे जो अभी मेन भूमिका में है, वो भी चौंक जाएंगे। इस तरह के डिसीजंस भाजपा पुराने टाइम से लेती रही है, चाहे प्रदेश स्तर की भाजपा को देख लीजिए आप या राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए। तो ऐसा होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप कयास या अंदाजे तो कुछ किसी भी हद तक लगा सकते हैं। रही कंट्रोवर्सीज और तमाम चीजों से जो जुड़े रहे हैं मदन दिलावर, तो शिक्षा मंत्री आप समझिए एक बड़ा पोर्टफोलियो, बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके चलते जो भी इस पद पर आसीन रहा है, आपकी जो पुराने डोटासरा बात कर लिया, पुरानी और सरकारों की बात कर लीजिए, वो व्यक्ति कंट्रोवर्सी से तो निश्चित तौर पर घिरा ही रहेगा। तो आप मात्र उस स्तर पर आप चीज को जज करें कि उनकी वजह से उनको आगे पीछे कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो वो थोड़ा चीजें कमतर हो जाएंगी। लेकिन तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? अगर किन चीजों पर ये पैमाने पर ये नापना चाहिए, ये चीज वो परफॉर्मेंस के जिसकी हम बात इनिशियली भी कर रहे थे, अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो क्या चेंजेस आपने पिछले एक वर्ष के अंदर शिक्षा नीति और शिक्षा के स्तर में राजस्थान के अंदर बदलाव देखे हैं? क्या चेंजेस हुए, कितने बड़े फैसले लिए गए? जैसे महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है उनमें कटौती की गई, उनको बंद किया गया, ये बड़ा चेंज रहा। और तमाम तरह के छोटे मोटे बड़े रिफॉर्म किए गए, तो उनका कैसा असर जनता के ऊपर पड़ा, कैसा फीडबैक सरकार को मिल रहा है, इन सब चीजों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा और उसके हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे। चेंजेस हो सकता है बड़े हो जाए।
बिल्कुल सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा विभाग जिनके पास है जी जब वो सदन में बैठते हैं, विधानसभा में विपक्ष उन पर सवालबाजी करना शुरू करता है जी। तो उनके पास जवाब होने चाहिए। और हमने कई बार देखा है कि सदन में मदन दिलावर बोल नहीं पाते हैं और उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं जिस तरीके से एक शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए। देखिए, जिस तरह की राजनीति आज के समय हो रही है, विधानसभा में जितनी एग्रेसिव बातें होती हैं, जिस तरह से वाद विवाद परिवाद होता है सबके बीच में, तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, हाजिर जवाब और उस तरह का नेता आपको विधानसभा के अंदर चाहिए। तो अगर उन पैमानों पर मदन दिलावर नहीं खड़े उतर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये चीज सोचने और समझने वाली तो है, क्योंकि बड़ा पद है, शिक्षा मंत्री को तमाम चीजों में जवाब भी देना रहता है। लेकिन आप अगर जवाब देने की बात ही करो तो कई ऐसे मौके भी रहे जो पिछले सत्र के अंदर आपने देखे होंगे, जिनमें मजबूती से मदन दिलावर ने जवाब दिया है, विपक्ष को संभाला है, चीजों को हैंडल किया है, सीएम के ना रहते हुए पूरे सदन को संभाला है, अपने पक्ष की बातचीत रखी है। तो ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं रख पाते, बड़े नेता है, पुराने कद्दावर नेता है, तो बात तो रख पाते हैं, लेकिन वो कितनी कारगर है, कितना उसका असर पड़ रहा है, वो सब चीजों का असेसमेंट होना बाकी है। बिल्कुल, और खास करके महात्मा गांधी टॉपिक तो ऐसा चल रहा है जो चले ही जा रहा है मदन दिलावर के लिए। सर, एक दूसरा नाम जो सबसे बड़ा नाम है, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा मंत्री जो हमारे हैं गजेंद्र सिंह खीलसर, उन पर बड़ी चर्चा चल रही है सर। और थोड़ा सा सर दर्शकों को बता दें और आपसे भी थोड़ी उस पर चर्चा हो जाए कि क्यों खीलसर का नाम इतना पुरजोर तरीके से लिया जा रहा है बदलने के लिए। सर, जो रेवत राम डांगा का जो सर पत्र है वो वायरल ऐसा हुआ कि उसने 3-4 लोगों की जिंदगी थोड़ी ऐसे कर दी है, और खास करके हमारे चिकित्सा मंत्री की तो कुछ ज्यादा, क्योंकि ज्योति मृधा कह रहे हैं कि चिकित्सा मंत्री ने सब कुछ किया, उन्होंने पत्र को वायरल करवाया, और चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, ज्योति मृधा ने करवाया। और आप सर जानते हैं कि जो ज्योति मृधा है उनका डायरेक्ट कनेक्शन अमित शाह से और मोदी से, वो दिल्ली जाती रहती है, दिल्ली बैठती रहती है, शायद इतना तो चिकित्सा मंत्री भी नहीं जानते हो, तो वो ज्यादा क्लोज मानी जाती है। तो इसका नुकसान तो कहीं चिकित्सा मंत्री को नहीं पहुंच सकता, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, राजनीति में ये चीजें बहुत मैटर करती है कि आप क्या किस समय कहाँ क्या दबाव बना हुआ है। ये विशेष तौर पर जितनी मैं आप परफॉर्मेंस की बात कर रही है उतनी विशेष चीज इसको आप समझिए, ये उतनी ही ज्यादा मैटर करेगी राजनीति के अंदर कि किस का दबाव कहां पर ज्यादा बना हुआ है। ज्योति मृधा को लगातार भाजपा शुरुआत से ही, जब से वो भाजपा में शामिल हुई है तब से ही जो मृधा परिवार और उस क्षेत्र का जो जाट समूह है, समाज है, उसके अंदर अपनी जमीन मजबूती तलाशने के लिए कोशिश लगातार कर रही है कि ज्योति मृधा को एक ठीक जमीन पर भाजपा के अंदर राजस्थान में स्थापित किया जाए। लेकिन समहाउ ज्योति मृधा का साथ जनता कह लीजिए या फिर लक कह लीजिए, दोनों ने ही नहीं दिया है, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में भी नहीं जीत पाई और विधानसभा के चुनाव में भी नहीं जीत, तो दोनों ही मामले में उनका जनता ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन भाजपा पूरी तरह से उनके ऊपर मेहरबान है, केंद्रीय नेतृत्व मेहरबान है, तो उनके ऊपर कृपा लगातार बनी हुई है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लेकिन साथ के साथ ये जो चिकित्सा मंत्री वाला जो गणित है, इसके अंदर आप किरोड़ी लाल मीणा का जो पैटर्न है उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लगातार ये जगह भी, ये चीज भी मांग होती रहती है, ये चीज भी उठती रहती है कि किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा विभाग नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान रहे हैं, इस्तीफा दे दिए हैं और फिर बोले कि मुझे जनता ने सपोर्ट नहीं किया, सरकार ने तो मंत्री बना रखा, लेकिन बावजूद उसके वो काम नहीं कर रहे थे, फिर एक्टिव हो गए, फिर विभाग का काम भी करने लगे। तो ये तमाम चीजें इधर उधर का मामला चल रहा था। तो जो मुख्य चीज निकल के की पूरे सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि उनको ढंग का विभाग नहीं दिया गया, जिसकी वजह से खासा नाराज थे। तो अब हो सकता है कि उनको ये विभाग एड ऑन कर दिया है, क्योंकि जनता और तमाम जगह से भी मांग रही थी कि चिकित्सा मंत्री बनाया जाना चाहिए किरोड़ी लाल मीणा को, और उस स्वास्थ्य विभाग की तमाम परेशानियां, समस्याओं को भी लगातार उठाते रहे हैं। तो ये हो सकता है कि उस एंगल को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शायद हो सकता है कि मामला को स्विच हो जाए, और किरोड़ी मीणा की ताकत तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है उनकी ताकत बढ़ेगी, ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और बावजूद इसके उनको हटाया नहीं गया या उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर उनके लिए कोई बड़ी भूमिका इंतजार कर रही है। केंद्र या प्रदेश का नेतृत्व उनके लिए प्लान कर रहा है, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय नेतृत्व ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। हो सकता है उनकी भूमिका बड़ी हो जाए। बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा पर भी सर एक पूरा सार अपना सुना दिया है जी। पर सर, गृह राज्य मंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? जवाहर सिंह बेड़म गृह राज्य मंत्री को जिस तरह की जिम्मेवारी मिली है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो लगभग एवरेजन आप देखेंगे मोटा मोटी ठीक ही है, क्योंकि जिस जगह से आप जवाहर सिंह बेड़म की अगर बात करेंगे, जिस जगह से वो खुद विधायक भी है, नगर क्षेत्र से विधायक है भरतपुर जिले के, वो जो हाल जिला ठीक समझ लीजिए आप,
उससे विधायक है, तो उस क्षेत्र को मैं कहूंगा लगभग सेकंड या थर्ड नंबर पर माना जा रहा था ऑनलाइन ठगी के मामले में, जब कांग्रेस की सरकार थी। वहां से बाजी वाली विधायक थी और पूरे क्षेत्र के अंदर ये बात चर्चित थी कि ऑनलाइन ठगों को पुलिस जैसे तैसे करके गिरफ्तार करती है, और पुलिस को तो गिरफ्तार करने भी नहीं दिया जाता। क्षेत्र की जो पुलिस है, गिरफ्तार बाहर की पुलिस आ करती है। अब गुजरात की पुलिस आ रही है, कर्नाटक की आ रही है, मुंबई की आ रही है, और तमाम जगह से बाहर की पुलिस आ रही है, तो उनको भी कार्रवाई नहीं करने दिया जाता था। करती थी तो उनको कुछ ही समय के अंदर उनको छोड़ा दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन उस पर कमी आई। ग्राफ आप देख लीजिए, आप ऑनलाइन अभी सर्च कर लीजिए, नीचे आया ऑनलाइन ठगी का ग्राफ। राजस्थान वन ने तो कितनी बार कितनी बार यहाँ भी कवर किया गया। साथ ही साथ में आप गौकशी का मामला देख लीजिए, वहां पुरजोरी से चल रहा था। पूरा मेवात जो क्षेत्र है, डेमरोद पाल का जो पूरा एरिया आता है, कामा, मेवात, नूह, हरियाणा का कुछ आउटर कट्स का एरिया, और राजस्थान का जो सिनेमा मिलती है, जो रावल का धीमरी वाला रोड है, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र है। गढ़ है ये गौकशी का पूरा, जहां जो शुरू होता है मेवात से। ये गौकशी हरियाणा के अंदर ज्यादा है, ऑनलाइन ठगी भी हरियाणा के अंदर ज्यादा है, लेकिन ये राजस्थान में वहीं से प्रवेश की है। तो इस पर बड़े स्तर पर अगर कवर पाया है, मजबूती से कार्रवाई की है, तो जवाहर सिंह बेडम ने किया, जिसका खासा क्रेडिट उनको मिलता है, फायदा उनको इसका निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। तो ये हो सकता है कि उनका भी कुछ कद बढ़ाया जा सकता है अगले विस्तार में। और सर, बेडम तो कई बार लोगों से लड़ते भिड़ते भी नजर आ जाते हैं जी, इस पर क्या कहेंगे? कई बार पत्रकारों से भी। अब देखिए, मैं रिसेंट में एक कहानी सुनी थी किसी व्यक्ति से उनके बारे में, जो उनका क्लासमेट था। जब वो पढ़ा करते थे एमएसजे कॉलेज से, उन्होंने पढ़ाई की, जैसी मुझे जानकारी है, वहां से पढ़ा करते थे, तो हमें जानकारी मिली कि वो अपनी छात्र राजनीति के समय भी बड़े दबंग छवि के ही नेता थे। जिस तरह का डील डोल आजकल दिखता है उनका, उसी तरह के नेता थे। तो वो छात्र राजनीति के समय डंडा लेकर कुछ पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर घूम आए थे, छात्रों की समस्या को लेकर, पूरे छात्रों को काम में लेकर। मुझे जो पूरी घटना उन्हीं के खास मित्र द्वारा ये बताई गई है। तो ये शुरुआत से ही इसी छवि के नेता रहे हैं, तो जैसी छवि है उस हिसाब से पेश आ रहे हैं, लेकिन जनता का भला हो रहा है, ये बड़ी बात है। अच्छा सर, एक बार इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जब बेडम जी की बात चली रही है, तो उनके दामाद को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और इसको डोटासरा जी ने तो बहुत हाईलाइट किया। जी, इस तरह के देखिए, रिश्वत लेकर भाग जाने के आरोप हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, वारंट है, तमाम चीजें हैं, और इस पर लगातार जवाहर सिंह बेडम से भी सवाल पूछा गया। मीडिया ने खूब एग्रेसिवली सवाल पूछा, हमने भी सवाल पूछा, हमारे चैनल ने भी सवाल पूछा। तो जवाब वो जो देते हैं, आप खुद ही जनता ही उस पर जज करे कि कानून अपना काम कर रहा है, मजबूती से कार्रवाई करे। अगर उनके ऊपर दोषी पाए जाते हैं तो मजबूती से कार्रवाई करके जो भी उचित बनता है वो कार्रवाई की जाए। अब कोई व्यक्ति यही तो कह सकता है, आप समझिए, यही तो कह सकता है, और कोई क्या कर सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सर, यूडीएच मंत्री पर भी एक बार थोड़ी सी चर्चा हो जाए। झाबर सिंह खर्रा के लिए बहुत बोला जाता है कि उनके चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे। तो यूडीएच मंत्री आप देखिए, आप बड़ी अगर सारी जो पद हैं उनके ऊपर अगर आप इस तरह से बात करेंगी, तो लगभग परफॉर्मेंस अगर सबकी मापेंगे तो नंबर किसी का भी आ सकता है। बड़ी बात किसी की भी नहीं है। यूडीएच मिनिस्टर की अगर परफॉर्मेंस और काम की बात करेंगे, तो क्षेत्र में अतिक्रमण और ये चीजें हटाने के लगातार काम हुए हैं। अब यूडीएच मंत्रालय ने कितना जनता को फायदा किया, क्या बड़ी योजना आई, उस पर अगर परिचर्चा करेंगे, तो हाँ, हो सकता है कुछ मामला अप एंड डाउन हो, उनका भी हो सकता है कि नंबर आ जाए। बिल्कुल। और अभी हमने ये आपसे पूरी बात कर ली है कि किस किस मंत्री को हटाया जा सकता है। जी सर, ये तो मतलब बुरे दिन वाली बात है, और किस किस का अच्छा दिन आ सकता है, और किस किस के सितारे चमक सकते हैं। एक बार थोड़ी चर्चा उन पर भी कर ली जाए, क्योंकि कुछ विधायक हैं जो अब मंत्री बन सकते हैं। तो सर, एक बात जो बहुत बोली जा रही है कि अनएक्सपीरियंस को विभाग दे दिया गया, इसलिए मंत्री बदले जा रहे हैं। तो क्या अब एक्सपीरियंस वालों को लिया जाएगा? देखिए, एक्सपीरियंस जितना जरूरी है उतना ही नया जोश भी जरूरी है। जो पुराना कांग्रेस का मोटो रहा था, पिछली सरकार ने जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में मोटो दिया था कि नया जोश और अनुभव दोनों साथ में चलेंगे, तो वाकई असल में आवश्यकता भी इसकी है। लेकिन पार्टियां इसको जमीन पर क्रियान्वित करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि तमाम तरह के एस्पेक्ट बड़े मैटर करते हैं, तमाम एंगल बड़े मैटर करते हैं। इन सारी चीजों को फैसले लेने में हर चीज को खुश रखना पड़ता है, हर व्यक्ति को खुश रखना पड़ता है। राजनीति में ये बड़ी समस्या है। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। सर, हर व्यक्ति को और हर जाति को भी क्या, तमाम चीजों को, व्यक्ति जाति, सब व्यक्ति में ही जाति आ गई, तो तमाम आपको एंगल्स को, तमाम एस्पेक्ट्स को, सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब इसीलिए ऐसा कई बार होता है, आप और हम सब लोग समझते हैं कि फला व्यक्ति लायक नहीं है, बावजूद इसके बना दिया गया। हाँ, बना दिया गया। तो वो
उसी का रिजल्ट होता है कि वो तमाम चीजों को साधना पड़ता है, तो उसी का आप प्रोसेस समझ लीजिए। लेकिन अब चेंजेस में अभी चूंकि सीट खाली है, 6 सीटें बची हुई हैं और उन पर लोगों को लाना है, तो उसके लिए लंबी फेहरिस्त है। शुरुआत में ऐसा किया नहीं गया, और अगर आप देखेंगे दावेदार और जिम्मेदार और सच में जो हकदार हैं उनकी भी संख्या बहुत लंबी है। आप अगर बात करेंगे बनाने वालों में, तो पिछले कुछ ही समय की अगर मूवमेंट की बात कर लीजिए, वसुंधरा राजे का मूवमेंट बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि हर चीज को साथ के चलना पड़ता है, हर चीज को मैनेज करना है, तो जो अनदेखी लगभग आप समझ लीजिए, जब पिछली बार मेन मंत्रिमंडल बना जो वसुंधरा राजे और उनके पूरे गुट की कर दी गई, वो अब शायद इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर लगभग पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ समय में आप नोटिस कर रहे होंगे, दिल्ली से लेके यहाँ तक सब जगह वसुंधरा राजे का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, और उनको खास तौर पर राजस्थान के अंदर तवज्जो भी ज्यादा दी जा रही है पिछले कुछ समय से। तो मंत्रिमंडल विस्तार पे भी निश्चित तौर पर इसका असर पड़ सकता है, और उनके गुट के कुछ लोगों को हो सकता है मंत्री बना दिया जाए, और जो पूर्ववर्ती सरकार में उनके समय की कैबिनेट में जो लोग मंत्री थे, हो सकता है उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, उनको थोड़ा आगे किया जाए। तो फेरिस्त में अगर देखेंगी तो कुछ नाम में जो मेरी समझ में आता है, कालीचरण सर्राफ पहला नाम है जिनको आगे किया जा सकता है, दूसरा अनीता बघेल है, तीसरा श्रीचंद कृपलानी। ये 3 टॉप लेवल के नाम है जिनको आगे किया जा सकता है। और इन समझ में इन सब के अंदर भी अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो अनीता बघेल मेरी समझ में सबसे आगे हैं। विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर कोई तगड़ा बोलती हैं और गुस्सा कर जाती उनको जो बेस्ट विधायक का भी अवार्ड मिला, तमाम चीजें हैं। पूर्ववर्ती सरकार में मिनिस्टर रही हैं और दलितों समाज से आती हैं, तमाम एस्पेक्ट भाजपा को साधने में शायद संभवतः आसानी होगी अगर अनीता बघेल को मंत्री बनाया जाए। सर, बेस्ट एमएलए का अवार्ड तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी मिला है, और बड़ा गर्व करते हैं इस बात पर। अच्छा सर, दूसरा आपके सामने मैं कुछ नाम रखूंगी, चलिए कुछ चर्चा कर ली जाए कि किन किन पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है कि इनकी लॉटरी लगने वाली है और वो मंत्री बनने वाले। सर, भरतपुर से आने वाले डॉक्टर शैलेश दिगंबर सर, ये एक ऐसे विधायक हैं जो 2023 में जब चुनाव हो गए थे और रिजल्ट आ गया था, तो सब भरपूर बोल रहे थे कि दिगंबर जी की तो किस्मत खुलने वाली है और वो मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि महाराजा जी को हराकर वो जीते थे। जिसको कोई नहीं हरा पाया उसको उन्होंने हराया। इन पर क्या बोलेंगे सर? उनको हाँ मंत्री उस समय बनाने की चर्चा बहुत चली थी, और अभी भी संभव हो सकता है कि उनको मंत्री बनाया जाए। और महाराजा विश्वेंद्र सिंह को पहले उनके पिताजी हरा चुके हैं एक बार, और एक बार जो पूर्व मंत्री रहे राजस्थान में लखी सिंह वो भी हरा चुके हैं, तीसरी बार महाराजा विश्वेंद्र सिंह आ रहे हैं। तो बड़े कद्दावर नेता है उस क्षेत्र के, और उनको हराना लगभग आप असंभव समझिए, और उनको हराना और उस क्षेत्र में जीत कर आना एक अपने आप में बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर उनका नाम चर्चा में है, आगे है, और हो सकता है कि उनको कुछ बड़ा पदभार दिया जाए, और क्या नई जिम्मेदारी उनको दी जाती है वो देखना रहेगा। बिल्कुल सर, एक दूसरा नाम बहुत उठ रहा है जी, केकड़ी से आने वाले शत्रुघ्न गौतम। सर, आपको थोड़ा सा उन पर एक बार बता देती हूँ ब्रीफ। शत्रुघ्न गौतम कैसे हाईलाइट हुए? वो एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया भाई साहब। ऐसे विधायक जिन्होंने चप्पल का त्याग किया। आपने बहुत लोगों का बहुत चीजों का त्याग सुना होगा, उन्होंने चप्पल का त्याग किया था कि 4 लेन की सड़क जो है वो केकड़ी के अंदर बन जाए। लगभग 7 महीने के बाद वो बन गई। उन्होंने सीएम भजनलाल का धन्यवाद दिया और उन्होंने चप्पल पहनना शुरू कर दिया। से क्या लगता है, ये चप्पल का जादू है या फिर कोई और उनमें कला है ऐसी? नहीं, देखिए आप जब अब आप अपने शब्दों से देख लीजिए, एक विधायक का डेडिकेशन देख लीजिए आप अपने क्षेत्र के लिए। अब चूंकि उसके क्षेत्र में 4 लेन सड़क नहीं बनी है जो जनता मांग रही है, और जिस खास तौर पे जिस वादे को करके संभवतः वो जीत कर आया है, तो उसको निभाने का क्या जबरदस्त डेडिकेशन है उसके अंदर कि उसने चप्पल पहनना छोड़ दिया ताकि मैसेज दूर तक जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और जनता की कितनी जबरदस्त मांग है। तो उस मैसेज को पहुंचाने में सफल भी रहा और उसने सड़क भी बनवाई। उसके बाद उसने चप्पल पहना, तो निश्चित तौर पर ये मैसेज से साफ तौर पर समझ में आता है कि जनता के लिए काम करने वाला विधायक है। तो ऐसे विधायक को अगर आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, जरूर ये करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, फलौदी से पब्बा राम बिश्नोई का नाम भी बहुत आगे आ रहा है, क्या बोलेंगे? अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी उनको सीनियर नेता हैं और लगातार संगठन से जुड़े रहे हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाजपा के लिए। और बिश्नोई कमेटी भी आप समझ लीजिए, बिश्नोई समाज को भी एक तरह से साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट भी है राजस्थान के अंदर। अगर आपको राजनीतिक सफलता चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, तो उनका भी नाम काफी चर्चा में है। हो सकता है उनको भी मंत्री बना दिया जाए। और चूंकि नंबर 6 का खाली है, सीट 6 लोगों की खाली है, तो पहले किसी को हटाने या बढ़ाने की बात तो छोड़िए, आप 6 लोग जो सीट खाली पड़ी है उन पर तो 6 लोग बैठाने हैं। तो बड़ा अच्छा खासा स्पेस है, जो डिजर्विंग है, निश्चित तौर पर उनकी पदोन्नति होने वाली है।
और उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और खास तौर पे जो चीज विशेष तौर पर चर्चा में है वो ये है कि राजस्थान में फ्री हैंड है सीएम भजनलाल शर्मा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इस बार पूरी व्यवस्था रहेगी और जिनकी परफॉर्मेंस पिछले समय अच्छी रही और जनता के अंदर मांग है उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। और खासतौर पर जो शेखावाटी का दौरा आज सीएम का रहा है उसके बाद ये चीजें ज्यादा तेज हो जाएंगी और निश्चित तौर पर यह भी हो सकता है कि शेखावाटी क्षेत्र से कई बड़े नाम ऐसे सामने आए जिनको बड़ी भूमिका दी जाए, बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। शेखावाटी क्षेत्र की तवज्जो इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर साफ तौर पर आप सभी को निश्चित तौर पर दिखाई देगी। बिल्कुल। सब बाली से पुष्पेंद्र सिंह जी के लिए भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि 5 साल तक वो विधायक बने लगातार, आज तो कोई उनके टक्कर में खड़ा नहीं हो पाया है। तो क्या भजनलाल सरकार उनको मंत्री बनने का मौका दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। आप देखिए, मैं आपको कहा ही है 6 लोगों की सीट खाली है। फहरिस्त हालांकि अगर कंपेयर करके देखेंगे तो नेता एक से एक बड़ा है। विधायक बोलो सभी इसीलिए है क्योंकि वो बढ़िया काम किए, लंबे एक्सपीरियंस है, बड़े नेता है। लेकिन वो पिछले समय के अंदर जब से सरकार बनी है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए हैं, ये ज्यादा चीज मैटर करेगी। इसी चीज के लिए जो चीफ मिनिस्टर भजनलाल है वो खास तौर पर इस चीज से चीजों को तय करेंगे कि कौन मंत्री बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी चर्चा आज की यही तक है, पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इसे भाजपा कहते हैं भाई साहब। भाजपा जो है वो अनुमान जो लगाए जाते हैं कई बार अनुमानों से कुछ अलग ही करके दिखा देती है और इस पर तो सर भी हाँ भरेंगे। तो अब देखना ये होगा कि हमारे अनुमान कितने सही निकलते हैं और कितने गलत, और क्या भाजपा कर पाती है और क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल विस्तार में। पर आप ऐसे जुड़े रहिए राजसमंद के साथ। नमस्कार।